अब हमारी कक्षा में हम पढ़ेंगे कि जो सेक्शन 144 ACRPC है उसके अंतर्गत क्या प्रावधान दिया है। तो सेक्शन 144 के अंतर्गत है आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध करने की शक्ति। तो इसका सब क्लोज एक जो है वह कहता है जिला मजिस्ट्रेट जब लोक शांति या लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है, लोक सूचना या आदेश के द्वारा अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी जुलूस में आयुध ले जाने या किसी लोक स्थान में आयुध सहित कोई सामूहिक कवायद या सामूहिक जो प्रशिक्षण है उसको व्यवस्थित या आयोजित करने या भाग लेने को प्रतिषेधित कर सकता है। इसके अलावा 144 A सब क्लोज 2 के अंतर्गत दे रखा है, इस धारा के अधीन जारी की गई लोक सूचना या कोई भी आदेश है, यह किसी समुदाय को भी हो सकता है, किसी व्यक्ति को भी हो सकता है और किसी संगठन को भी इस प्रकार का कोई आदेश है वह जारी किया जा सकता है। सब क्लोज 3 के अंतर्गत है, इस धारा के अधीन जारी की गई लोक सूचना या किसी प्रकार का कोई आदेश है वह 3 महीने से अधिक के लिए प्रवर्तन में नहीं रहेगा। और सब क्लोज 4 के अंतर्गत है, यदि राज्य सरकार लोक शांति, लोक सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अगर आवश्यक समझे तो वह यह निर्देश दे सकती है कि इस धारा के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निकाली गई लोक सूचना या आदेश उस तारीख से जिसका ऐसा जिला मजिस्ट्रेट या द्वारा लोक सूचना जिसने की निकाली थी या आदेश जारी किया गया था, ऐसे निर्देश के न होने की दशा में समाप्त हो जाती या ऐसे अतिरिक्त समयावधि में जो वह लागू रहेगी या रहेगा जो कि अधिसूचना के अंतर्गत निर्दिष्ट किया जाए। और सब क्लोज 5 के अंतर्गत है, यह इंपॉर्टेंट क्लोज है इसका, कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश के द्वारा उपधारा 4 के अधीन अपनी जो शक्तियां हैं वह जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकती है। चूँकि एक डेलीगेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का प्रत्यायोजन का हमारे सिद्धांत होता है कि हम अपनी शक्तियों का किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से राज्य सरकार भी अपनी ये जो अधिसूचना के द्वारा समय बढ़ाए जाने वाली जो अवधि है इसकी शक्ति का प्रत्यायोजन कर जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्ति को निहित कर सकती है कि वह उक्त अवधि को बढ़ा दे। अब हमारे इसमें स्पष्टीकरण में आता है आयुध। तो आयुध शब्द के अंतर्गत आयुध का जो अर्थ है वो वही होगा जो आईपीसी का जो सेक्शन 153 ए में जो आयुध को परिभाषित किया गया है वो ही इसके अंतर्गत अर्थ को लगाया जाएगा। अब हमारा एक 4th फेज इसके अंतर्गत स्टार्ट होता है सेक्शन के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत जो पब्लिक ट्रांक्विलिटी को मैनेज करने के लिए जो हमारा चैप्टर था उसके 4th फेज के अंतर्गत हम सेक्शन 145 पढ़ते हैं, जो भूमि से या जल से संबंधित जो विवाद है उन विवादों से जहां परिशांति भंग होना संभाव्य है वहां क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो उसके अंतर्गत सबसे पहला है कि 145 सब क्लोज 1 के अंतर्गत जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबंध ऐसा विवाद विद्यमान है जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का लिखित कथन करेगा और वह विवाद से संबंधित जो पक्षकार हैं उन पक्षकारों से अपेक्षा करते हुए ऐसा लिखित आदेश देगा कि वो विनिर्दिष्ट तारीख को और विनिर्दिष्ट समय पर स्वयं या प्लीडर के माध्यम से न्यायालय के अंतर्गत हाजिर हों और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने दावों का जो लिखित कथन है वो लिखित कथन वो पेश करें। सब क्लोज 2 के अंतर्गत है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए भूमि या जो जल है उस पद के अंतर्गत भवन, बाजार, मीन क्षेत्र, फसलें, भूमि की अन्य उपज और अन्य भाटक भी इस प्रकार के भूमि या जल पद के अंतर्गत आते हैं। और इसका सब क्लोज 3 जो कहता है वह है, इस आदेश की एक प्रति की जो तामील है
वो समनों के लिए जो उपबंधित रीति है उस रीति से की जाएगी, और सहज रस स्थान पर कॉन्स्पिशियस जो प्लेस है उस प्लेस पर भी ऐसी प्रति को प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद सब क्लॉज 4 कहता है मजिस्ट्रेट विवाद की विषय वस्तु को पक्षकारों के कब्जे में रखने के अधिकार के गुणावगुण दावों के निर्देश किए बिना जो कथन पेश किए गए उनको सुनेगा, साक्ष्य लेगा, और वह उस समय जिस पक्षकार का कब्जा था उसको वह निर्दिष्ट करेगा कि इस प्रकार कब्जा किस व्यक्ति का है। और अब इम्पोर्टेंट बात आती है, यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख के जिसको कि पुलिस रिपोर्ट या अन्य इतला वह उसको प्राप्त हुई है ठीक 2 मास के अंदर किस व्यक्ति का कब्जा है, अर्थात इस सेक्शन में जो सेक्शन 145 है उसमें यह चीज़ इम्पोर्टेंट रखती है कि जिस तारीख को विवाद उपजा है उस तारीख से लेकर के उसके बिफोर की जो 2 मंथ्स हैं, 2 महीने हैं, उन महीनों में किस पक्षकार का कब्जा था। और सब क्लॉज 5 यह कहता है कि इस धारा की कोई बात यह किसी पक्षकार को या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि पूर्वोक्त प्रकार का विवाद विद्यमान में नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रोसीजर जो कि है वह स्टार्ट जो किया जाएगा, और मजिस्ट्रेट उस संदर्भों में जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वह उस मजिस्ट्रेट का समाधान होने के लिए वह जांच करवा सकता है, और वह यह देख सकता है कि वास्तविक जो विवाद की विषय वस्तु है उस वास्तविक जो भूमि का कब्जाधारी व्यक्ति कौन है, और वह चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति को रिसीवर भी नियुक्त कर सकता है कि वह मामले की जो विषय वस्तु है उसकी जांच आने तक या मामले के अंतिम निस्तारण तक उस संपत्ति का प्रबंध अपने द्वारा करे। और इसके अंतर्गत यह भी इम्पोर्टेंट है कि मजिस्ट्रेट अगर आवश्यक समझता है तो वह इस धारा के अधीन कार्रवाइयों के किसी प्रक्रम में यानी कार्रवाइयों के किसी भी स्टेप में किसी आवेदन पर साक्षी के नाम सम्मन यह निर्देश देते हुए जारी कर सकता है कि वह हाजिर हो, और किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज है उस दस्तावेज को पेश वह करे। और यह बात भी इसमें इम्पोर्टेंट है जो पहले के सेक्शनों में भी थी कि सद्भावना पूर्वक अगर कोई कार्य है तो उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई भी अभियोजन है वह संस्थित नहीं किया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो इसमें क्लोज दे रखा है वो ये दे रखा है कि इस धारा की कोई भी बात सेक्शन 107 के अधीन कार्रवाई करने की जो मजिस्ट्रेट की शक्ति हैं उन शक्तियों का अल्पीकरण करने वाली नहीं समझी जाएगी। तो सेक्शन 107 में मजिस्ट्रेट परिशांति भंग को कायम रखने के लिए अर्थात शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कार्रवाई है वह कार्रवाई वह करता है। तो अब हमारा आ गया एक इसमें डिफरेंस कि सेक्शन 107 में सेक्शन 145 में क्या अंतर है। तो सेक्शन 107 के अंतर्गत लोक शांति को बनाए रखने की कार्रवाई की जाती है, जबकि सेक्शन 145 के अंतर्गत जो कार्रवाई है वह पक्षकारों के मध्य भूमि या जल की सीमाओं से संबंधित कोई विवाद है उन विवाद के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और है कि सेक्शन 107 के अधीन जहाँ कोई कार्रवाई है और वह ड्रॉप की गई है अर्थात उसको त्यागा गया है तो केवल इस आधार पर सेक्शन 145 के अधीन चल रही कार्रवाई को त्यागा नहीं जा सकता। यानी कि सेक्शन 107 की कार्रवाई को तो बीच में भी स्थगित किया जा सकता है, बीच में उसको ड्रॉप भी उसकी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन सेक्शन 145 है उसके अधीन अगर कोई कार्रवाई की जा रही है तो उसको त्याग देना उचित नहीं होगा। अब हमारा सेक्शन आता है 146। सेक्शन 146 के अंतर्गत है विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने की और रिसीवर को नियुक्त करने की शक्ति। तो इसके अंतर्गत है जब सेक्शन 145 के अधीन अगर मजिस्ट्रेट यह समझता है कि विवाद की विषय वस्तु को कुर्क किया जाना आवश्यक है और उसके कब्जे के जो हकदार व्यक्ति हैं उनका वास्तविक रूप से पता नहीं है और यह मामले में आवश्यक है कि उस संपत्ति का प्रबंध वह किसी अन्य सरकारी व्यक्ति के कब्जे में दे, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह
उस संपत्ति की देखरेख करने के लिए एक रिसीवर की नियुक्ति, एक प्रापक की नियुक्ति कर सकता है। जहाँ तक हम CPC जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसका ऑर्डर जो 40 है और सेक्शन 75 टू 78 है, वह भी हमें जो रिसीवर के बारे में बताता है कि इस प्रकार से रिसीवर की जो अपॉइंटमेंट है वो जो की जाती है। और विवाद की विषय वस्तु के संदर्भ में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय के द्वारा यदि बाद में रीअपॉइंट होता है, बाद में उसकी पुनः नियुक्ति होती है, तो मजिस्ट्रेट अपने द्वारा जो नियुक्त रिसीवर था, जो उसने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में नियुक्त किया था, उस रिसीवर को वह आदेश देगा कि वह बाद की विषय वस्तु का कब्जा सिविल न्यायालय के द्वारा जो रिसीवर नियुक्त किया गया है, सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में पश्चातवर्ती जो कार्यवाही में सिविल न्यायालय ने जो उस संपत्ति के संदर्भ में रिसीवर नियुक्त किया गया है, उस रिसीवर को अपना जो कब्जा है वह उसको दे दे और तत्पश्चात वह अपने द्वारा नियुक्त जो रिसीवर है, यानी कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने नियुक्त किया था, उसको वह डिस्चार्ज कर देगा, उसकी लायबिलिटी से वह फ्री कर देगा। इसके साथ साथ ऐसे अन्य आनुषंगिक और पारिणामिक आदेश वह कर सकता है जो न्याय संगत प्रतीत होते हों, यानी कि जो उसको लगे कि इस प्रकार का आदेश किया जाना आवश्यक है। तो आज की कक्षा में हमने सेक्शन 145 में विवादों के बारे में देखा और इसके बाद में हमने सेक्शन 146 में जो कमीशन जो रिसीवर नियुक्त करने का जो प्रावधान था वो हमने देखा। आगे हमारी जो अगली कक्षा होगी, उस अगली कक्षा में हम यह पढ़ेंगे कि यह जो हमारा विवाद था यह स्थावर संपत्ति के संदर्भ में था, अर्थात यह कब्जे के संदर्भ में हमारा विवाद था। अब हम हमारी जो अगली कक्षा होगी उस अगली कक्षा में पढ़ेंगे सेक्शन 147 के अंतर्गत कि भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित विवाद, यानी कि अब हमारा जो मुख्य जो प्रश्न होता है वो इस चीज़ को लेकर के है कि इस भूमि पर या इस जल के सोर्स पर एक्चुअली इसका जो उपयोग है वह किस व्यक्ति के द्वारा किया जाए, कौन व्यक्ति इसका उपयोग करने के लिए एंटाइटल है, ना कि पोजीशन रखने के लिए वह व्यक्ति एंटाइटल है। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उस क्लास में हम सेक्शन 147 को स्टडी करेंगे। इसके बाद हम इसमें ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से सेक्शन 145 और सेक्शन 147 में मेन जो अंतर है वो क्या है, मजिस्ट्रेट किस प्रकार से लोकल इंक्वायरी करा सकता है और वह जो स्थानीय जांच है जो सेक्शन 148 के अंतर्गत होती है वह किस प्रकार से मजिस्ट्रेट करवा सकता है। उसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है CRPC का जो सेक्शन 149 से स्टार्ट होता है, जो हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो प्रिवेंटिव एक्शंस ऑफ द पुलिस है, यानी कि पुलिस किस किस प्रकार की जो प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सकती है, किस प्रकार से निवारक कार्रवाई कर सकती है, वो हम हमारी उससे अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।